आज के इस टॉपिक में हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात करेंगे। इससे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट ने हमें यह बताया था कि जो वेव है वो एज ए पार्टिकल नेचर भी बिहेव करती है। अब इसके बाद 1924 में डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि नेचर लव सिमेट्री। इसका मतलब था कि पार्टिकल जो है वो अगर वेव्स एज ए पार्टिकल बिहेव कर सकती हैं तो पार्टिकल भी एज ए वेव बिहेव कर सकता है। ये सिमेट्री ऑफ नेचर है कि समटाइम्स पार्टिकल बिहेव एज ए वेव एंड समटाइम वेव्स बिहेव एज ए पार्टिकल। अच्छा, इस बात को ये वेव बिहेव एज ए पार्टिकल, ये बात तो हमें पहले एक्सपेरिमेंट से साबित हो चुकी थी। अब हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना था जो ये साबित कर सके कि पार्टिकल भी एज ए वेव बिहेव करते हैं। तो उसके लिए डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था जी, इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम एज ए पार्टिकल लेते हैं। जब इन्हें इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया गया एक क्रिस्टल पर, तो इस क्रिस्टल से ये इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आए। इनको एक डिवाइस थी वो ऑब्ज़र्व कर रही थी। अब हुआ क्या कि जैसे ये रिफ्लेक्ट बैक हुए तो इन्होंने स्क्रीन पर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजी शो की। इसका मतलब था कि उन्होंने इंटरफेरेंस शो किया। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि पार्टिकल जो है वो इंटरफेरेंस करना उनका काम नहीं, ये तो वेव की नेचर है। जब ये बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इंटरफेरेंस, तो ये बात साबित होगी कि पार्टिकल भी एज ए वेव बिहेव करते हैं। इसलिए उन्होंने हमें ब्राइट और वाइट फ्रिंजेस की शक्ल में इंटरफेरेंस शो किया। यहाँ पे हम फार्मूला की बात करते हैं। फोटोन का मोमेंटम फार्मूला हमारे पास होता है P=E/c। ये हमारे पास प्लांक्स इक्वेशन है। h न्यू की हमें न्यू का पता हमें कि c/λ होता है। यहाँ पे हमें E एनर्जी है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो हम फोटोन मोमेंटम में जो इक्वेशन है उसमें E की वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू पुट करेंगे वो होगी h/c। न्यू की वैल्यू पुट करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P/c/λ। c कैंसिल आउट हो गए और h/λ ये हमारे पास फोटोन की मोमेंटम इक्वेशन आ गई। और इसी तरह पार्टिकल की भी ये इक्वेशन होगी λh/p। लेकिन यहाँ पे हम p को mv लिख सकते हैं। फोटोन के केस में हम p को mv नहीं लिख सकते, जबकि पार्टिकल के केस में हम इसको mv लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे m है, वो m = m0/√1 - v²/c² है। m हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैस है और m0 रेस्ट मैस है। यहाँ मैं m0 और m का बता दूँ। m आपके पास रिलेटिविस्टिक मैस वो मैस होता है मैस मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, उनका जो मैस होता है वो आपके पास रिलेटिविस्टिक मैस होता है। और रेस्ट मैस कौन सा मैस है? रेस्ट मैस आपके पास मैस विदाउट काइनेटिक एनर्जी। ऐसा मैस जो विदाउट काइनेटिक एनर्जी लिया जाएगा वो आपके पास रेस्ट मैस होगा। यहाँ पे एक बात और काबिल गौर है कि पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड बट वेव्स आर नॉट लोकलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि देखो, पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है उसकी एक ख़ास आइडेंटिटी होती है, उसकी एक शेप होती है और उसकी एक पहचान होती है, उसकी एक अपनी पोजीशन होता है, मोमेंटम होता है। लेकिन वेव्स में ऐसा नहीं है। वेव्स में आप कह सकते हो, वेव्स में जो पार्टिकल है, वेव्स का जो पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जो वेव नेचर शो कर रहा है वो लोकलाइज नहीं होगा, वो उसकी ख़ास पोजीशन नहीं होगी, उसका कोई मोमेंट। यहाँ पे बात है कि पोजीशन और मोमेंटम की, पोजीशन और मोमेंटम उसका फिक्स नहीं होगा, वो वेरी करेगा।
वो लोकलाइज नहीं होगा, वो फिक्स नहीं होगा। ये जो फार्मूला हमें ऊपर हम पढ़ के आए हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर वी एम वी, ये आपके पास छोटे बॉडीज़ के लिए परफेक्ट है, सूटेबल है। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी रीज़न ये है कि जब बड़े ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, देखें जब कोई पार्टिकल मूव करता है, उसके हमने ये बात की कि उसके अराउंड एक उसकी वेव मूव करती है। तो छोटे ऑब्जेक्ट में ये वेव की जो क्वांटिटी मकदार जो होती है, वैल्यू वो ज़्यादा होती है। और जब बड़े ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो वहाँ ये वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि वेव जो है जो वो ना होने के बराबर होती है। तो इस बात को हम समझते हैं एग्जांपल से, लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास एच ओवर एम वी है। एच की वैल्यू हमें पता है, प्लांक्स कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻²⁴। और अगर हम कहते हैं कि बॉडी का मैस 1 kg है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं फार्मूले में, हमारे पास आंसर आएगा 6.626 × 10⁻35 मीटर। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है। ये वेवलेंथ आई है उस वेव की जो कि इस पार्टिकल के सब्जेक्ट के अराउंड मूव करती है। और हमें पता है कि इतनी छोटी वैल्यू नेग्लेजिबल होती है, नॉट कंसीडरेबल होती है, इसको हम मैयर नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन यही बात हम जब छोटे ऑब्जेक्ट की बात करें जिनका मैस बहुत कम हो, माइनस में हो और स्पीड हो, तो तब हम इस लेंथ को, वेवलेंथ को निगलेजिबल नहीं कर सकते। और तब हमारे पास जो एक वेवलेंथ है कि वो प्रॉपर वैल्यू आएगी वेवलेंथ की, और वो कंसीडरेबल होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि छोटे ऑब्जेक्ट पर ये फार्मूला छोटे ऑब्जेक्ट के लिए सूटेबल है। और इसलिए जब छोटे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उनके साथ उनकी मैटर वेव भी मूव करती हैं, उनके साथ वेव भी मूव करती हैं। यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम जनरेट हुई थी कि स्पीड ऑफ अगर मतलब कि एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ उसकी वेव भी मूव करती है। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, वो ये थी कि स्पीड ऑफ वेव जो है वो इक्वल नहीं है स्पीड ऑफ पार्टिकल के। यानी कि अब देखें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक चीज़ आगे मूव कर रही हो, वेव आगे जा रही हो, पार्टिकल पीछे हो, या पार्टिकल आगे हो, वेव पीछे हो, स्पीड दोनों की बराबर नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं था। अब इस ड्रॉबैक को, इस खामी को दूर करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी, और इस टॉपिक को हम फिर नेक्स्ट कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।